Good morning everyone, this is Rajesh Shariyar and welcome to my YouTube channel that is the Rankers Academy. आज का जो लेक्चर है वह हमारा लेक्चर नंबर 8 है, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फाइनल पार्ट, जिसमें हमारे बस छोटे मोटे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए थे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन को पढ़ना है फ्यूल सेल्स क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, जंग लगना, मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन, हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या होता है, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के कुछ कंपाउंड्स के इलेक्ट्रोलाइसिस के क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, और 6 इज़ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग फैराडेज लॉ, है ना। तो देखो फ्यूल सेल किसको कहते हैं, नाम से ही क्लियर होना चाहिए। फ्यूल का मतलब क्या होता है, ईंधन, और सेल का मतलब क्या होता है, बैटरी। ठीक है, अपन लोग जानते हैं कि फ्यूल किसको बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल किसको बोलते हैं, ईंधन। कोई भी ऐसा कार्बन कंपाउंड जिसको जलाने से बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग फ्यूल बोलते हैं, ईंधन बोलते हैं। जैसे पेट्रोल हो गया, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको बर्न करने से बहुत हाई एनर्जी रिलीज होता है, इसलिए तो पेट्रोल को यूज़ करते हैं अपन गाड़ी चलाने के लिए, है ना। डीजल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो गया, ये सब सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इन सभी का हम लोग क्या करते हैं, कंबशन करते हैं, और उससे क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो फ्यूल सेल किसको बोलते हैं, देखो समझो, हम लोग बिजली दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो पावर प्लांट से बना सकते हैं, दूसरा अपन पानी से बना सकते हैं, तीसरा भी तरीका है बनाने का। ठीक है, वो क्या है, वो है आपका वो है आपका फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होता है, दोज गैल्वेनिक सेल्स, वैसा गैल्वेनिक सेल्स जिनका डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है ताकि जो हम लोग फ्यूल्स का कंबसन कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल, इन सभी जो एनर्जी है इसको अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दें। मतलब क्या होता है समझो, हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन इज़ अ फ्यूल, हाइड्रोजन गैस इज़ अ फ्यूल। ठीक है, मीथेन गैस भी फ्यूल है ना, मीथेन गैस आपका फ्यूल है। ठीक है, और मिथेनॉल भी आपका फ्यूल है। ठीक है, मिथेनॉल SCHO। अब देखो, इन सभी को जब हम लोग क्या करेंगे, बर्न करेंगे, जलाएंगे, कंबसन करेंगे, तो क्या रिलीज होगा, हीट एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, या कोई एनर्जी रिलीज होगा। उसी एनर्जी को हम लोग को उसी एनर्जी को कन्वर्ट कर देना है किस एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वैसा प्रकार का सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल नहीं, फ्यूल सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वैसा प्रकार का गैल्वेनिक सेल जिनका डिज़ाइन इस तरीके से बनाया रहता है ताकि जो कंबसन का एनर्जी है, मतलब फॉसिल फ्यूल्स को जो जला रहे हैं उसका जो एनर्जी है उसको चेंज करके उस एनर्जी को किस एनर्जी में बदल दे, मतलब हीट एनर्जी को किस एनर्जी में बदल दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, उसी को हम लोग फ्यूल सेल कहते हैं। या ऐसे समझो ना कि देखो, सेल है मतलब कोई बैटरी होगा। ठीक है, अब इसमें जो है हमको क्या यूज़ करना है, हमको कोई भी फॉसिल फ्यूल का यूज करना है, जैसे हाइड्रोजन या मीथेन या मिथेनॉल। ठीक है, और इसको बर्न करना है, जलाना है, तो इससे जो हीट एनर्जी निकलेगा उसको हमको यूज़ करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने में। ठीक है, उसी प्रकार का सेल को फ्यूल सेल कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, है ना। वी नो दैट हाइड्रोजन इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल। रॉकेट्स में लिक्विड रॉकेट, जो रॉकेट होता है उसमें लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज होता है ना, वो भी एक फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह काम करता है। तो मैंने वो तो बोला था, कुछ करना है नहीं। 3-4 रिएक्शंस हैं जो आप लोगों को याद कर लेना है, क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ये प्लीज़ मत पूछिएगा। इसके पीछे 2 कारण हैं। आप लोगों को क्लास 11th का अगर बैलेंसिंग आता है, आयोनिक इक्विलिब्रियम का, रेडॉक्स रिएक्शन का, है ना, उसमें क्या बैलेंसिंग सिखाया जाता है। कैसे बैलेंसिंग सिखाया जाता है, विथ एसिडिटी, या बैलेंसिंग सिखाया जाता है विथ बेसिसिटी, मतलब एसिडिटी रहता है तो ऐड कर देते हैं कोई एसिड को, बेसिसिटी रहता है तो ऊपर से ऐड कर देते हैं अपन लोग वाटर को, है ना। इस तरीके से कुछ होता है। तो पहला तो आप फ्यूल सेल का, आप यहाँ फ्यूल सेल कर लेना, फ्यूल सेल का आप डेफिनेशन याद करो। फ्यूल सेल किसको बोलते हैं, वैसा सेल जो कि कंबसन वाले एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। किसको जलाता है फ्यूल सेल में, फॉसिल फ्यूल्स को जलाता है।
एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फ्यूल सेल। रिएक्शन क्या होता है, देखो ये भी गैल्वेनिक सेल ही है ना, तो लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव काम करेगा इसमें, क्योंकि ये गैल्वेनिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइसिस में जस्ट उल्टा हो जाता है। तो अपन को पता है कि लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है और एनोड नेगेटिव हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब पावर बढ़ रहा है, तो हाइड्रोजन जो है H2 बन जाता है H+। ठीक है, H+ कैसे बनेगा, जब हाइड्रोजन जो है वो वाटर के साथ आ जाए, वाटर के साथ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन H+ बन जाएगा। कैसे, ऑक्सीजन का पहले ही -2 होता है, हाँ। अब यहाँ पर H2 मतलब एक हाइड्रोजन का +1 है, क्या है, +1, क्योंकि एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो ये उसके आपको पता चल जाए कि एक हाइड्रोजन का क्या +H है ना। तो हाइड्रोजन जो है वो H2O कैसे बनता है, जब वो OH को ले लेता है, ठीक है। तो एनोड में रिएक्शन क्या होगा, एनोड वाला बस इतना तुम लोग समझ जाओ कि हाइड्रोजन जो है वो H+ बनाएगा, ठीक है। और कैथोड में क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो OH- बनाएगा, क्या बनाएगा, OH-, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन जो है वो क्या बनाएगा, H2O, है ना। हम लोगों को पता है ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। देखो यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो गया, यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। और हम लोग को पता है रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया, ऐड हो गया, तो ये इसका रिडक्शन हो गया। तो आपको याद रखना है कि पहला वाला रिएक्शन में H2 से क्या बनेगा, H2O बनेगा। दूसरा वाला रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है वो क्या बन जाएगा, OH- बन जाएगा, है ना। इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है। और आप याद कर लीजिएगा बैलेंसिंग है, कुछ है नहीं, है ना। तो बैलेंसिंग करने के लिए अपन देखें कि हाइड्रोजन को H2O कैसे बना सकता है, O चाहिए, OH- ऐड कर दो। ऑक्सीजन को OH- कैसे बनाया जा सकता है, H2O ऐड कर दो, ठीक है, हाँ। तो 2H2O प्लस 4OH- गिव्स 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। कैथोड में जो रिएक्शन होता है वो होता है O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4OH-। अब ये 4 कैसे आया, ये भी समझ लो। तुमको तो ये तो पता था कि हाइड्रोजन H2O बनेगा, हाँ, ऐड होगा, और ऑक्सीजन OH- बनेगा, हाँ, इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा, इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, ये तो पता था, ठीक है। अब ध्यान दो, एक हाइड्रोजन का कितना प्लस होता है, एक हाइड्रोजन में एक प्लस चार्ज होता है, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन 2 में प्लस करें तो 2 प्लस का चार्ज हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन 2 प्लस कर दें तो एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन में 2, और इधर बाहर है 2 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर सी बात है ये दे रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, और ये ले रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। ये तो क्लियर हो गया, हाँ सर ये तो क्लियर हो गया। ये 2H2 प्लस 4OH-, देखो अब 4 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा था, इसमें OH- ऐड करके आ रहा था, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहा था, वाटर ऐड करके आ रहा था। एक वाटर में कितना होता है, एक प्लस होता है, तो 2 वाटर में कितना हो जाएगा। अब देखो एक वाटर में 2H+ दिख रहा, 2H है ना, H2 मतलब 2H, तो 2 पानी लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो इसलिए इसमें 2 पानी लिया गया है। और एक ऐसे समझो ना, एक OH- में हाइड्रोजन का एक ही है ना अंश, इसलिए इसको 4 लेना पड़ेगा। वाटर में हाइड्रोजन 2 है, इसलिए इसमें 2 से ही काम चल जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाता है, ठीक है। और दिमाग नहीं लगाना है तो बस ऐसे ही याद कर लो कि H2 प्लस 2H2 प्लस 4OH- गिव्स 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। कैथोड में ये रिएक्शन होता है। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन में 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, बच जाएगा OH- भी तो कैंसिल हो रहा है ना, हाँ, OH- और OH- भी कैंसिल हो जाएगा। बच क्या जाएगा, 2H2 प्लस, इधर क्या बच गया, O2 प्लस 2H2O, ठीक है, गिव्स, इधर क्या बच गया, 4H2O, है ना। तो 2H2 प्लस O2, अब 2H2O इधर जा कर के 2H2O ही बच जाएगा, तो इसको हटा दो और यहाँ पर 2H2O लिख दो। ये तुम्हारा ओवरऑल रिएक्शन हो गया, है ना। फ्यूल सेल किसको कहते हैं, ये याद रख लेना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल होता है, ये रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है फ्यूल सेल का ज़्यादा अभी हम लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं मॉडर्न एरा में। देखो जो हम लोग थर्मल पावर प्लांट से बिजली बनाते हैं ना,
जैसे अलग अलग थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, जैसे बोकारो थर्मल पावर प्लांट है, चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट है। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है ना कि कोयला से जनरली बनाया जाता है, और कोयला भी एक फॉसिल फ्यूल है ना। तो वो वाला टेक्निक उतना ज़्यादा इफ़िशियंसी है नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट नहीं प्रोड्यूस हो पाता है। लेकिन फ्यूल सेल से जो हम लोग बनाते हैं बिजली, उससे बहुत ज़्यादा उसका इफ़िशियंसी है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, फ्यूल सेल का इफ़िशियंसी 70% होता है, और थर्मल प्लांट का एफिशिएंसी 40% होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर 100 जूल का कोई फॉसिल फ्यूल से लिए, तो उससे हम लोग 70 जूल का, मतलब 70% मतलब 100 का 70, 100 ग्राम अगर ले रहे हैं, ऐसे सोचो ना कि 100 जूल अगर एनर्जी ले रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना बना सकते हैं? हम लोग 70 एम्पेयर बना सकते हैं। इसमें क्या 100 जूल का अगर फॉसिल फ्यूल ले रहे हैं, तो इस पर हम 40 ही बना सकते हैं ना। मतलब ज़्यादा लॉस हो जाता है कि इसमें थर्मल पावर प्लांट में ज़्यादा लॉस हो जाता है वर्क का, ठीक है। फ्यूल सेल और भी का दो इसके अच्छे कारण हैं। पहला तो इनका एफिशिएंसी अच्छा होता है ना, कम में से ही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं, ये ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। दूसरा, फ्यूल सेल पॉल्यूशन फ्री होता है और मच हार्म नहीं करेगा। क्यों? फ्यूल सेल का एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा? H2+O2 कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। तो यही ना होगा, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, कंबसन माने ऑक्सीजन से रिएक्ट करना, तो H2O बनाएगा। वाटर क्या है? वाटर जानते हैं न्यूट्रल कंपाउंड है, वाटर से कोई डैमेज नहीं है, ना ग्लोबल वार्मिंग होगा, ना कुछ होगा, ना कुछ होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे हैं, मान लो कार्बन, तो हर एक फॉसिल फ्यूल में कार्बन होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, तो ग्लोबल वार्मिंग आएगा, है ना। ग्लोबल वार्मिंग आएगा तो फिर तुम्हारा अंटार्कटिक और आर्कटिक का बर्फ़ पिघलने लगेगा, फिर बहुत सारे इन्वायरमेंट में चेंजेज आएंगे, धुआं हो जाएगा, तो पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाता है ना। तो ये दो खराबी रहते हैं किसका? थर्मल पावर प्लांट्स का। नेक्स्ट है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन का मतलब बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। कोरोजन क्लास 9th में भी पढ़ा है, क्लास 10th में भी हमने पढ़ा है कि कोरोजन क्या होता है ना। कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। अब लेकिन जब जब हम लोग पढ़े तो उसको अलग अलग कंटेक्स्ट में पढ़े। क्लास 10th में जब हम लोग कोरोजन पढ़े थे, तो हम लोग उसको पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस इन आवर डेली लाइफ, है ना। चैप्टर था एक शायद क्लास 10th का, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ, जिसमें टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ाया था। और टाइप ऑफ रिएक्शन में लास्ट में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन था, कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसको बोलते हैं, और रेडॉक्स किसको बोलते हैं, जिसमें दोनों साथ होता था। और सबसे लास्ट में आपको बताता था कोरोजन क्या होता है ना। कोरोजन भी एक केमिकल रिएक्शन है, जंग लगना भी एक क्या है? केमिकल रिएक्शन है। कैसे? देखो, मान लो कि आयरन रोड है, आयरन रोड मतलब Fe, है ना। अब इस पे क्या लग गया? जंग। किसी भी चीज़ पे जंग लगने के लिए दो इसेंशियल कंडीशन होता है, मतलब दोनों चीज़ जब तक मौजूद नहीं है, तब तक उसमें क्या नहीं लगेगा? जंग नहीं लगेगा, कोरोजन नहीं लगेगा, है ना। पहला चीज़ होता है मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब पानी, वाटर, और दूसरा चीज़ होता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि आयरन रोड को अगर पानी में छोड़ दे तो मॉइस्चर तो मिल ही जाएगा, और ऑक्सीजन तो है ही पूरा हमारे एटमॉस्फेयर में, तो रिएक्शन करके कोरोजन कर लेगा। कोरोजन क्या होता है? अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टर्म्स में। कोरोजन भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। कोरोजन भी क्या है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है, किसी भी मेटल पर एक अलग प्रकार का परत चढ़ जाता है, कोटिंग चढ़ जाता है, किसका? उसका ऑक्साइड का। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से रिलीज होता है ना। कोई भी धातु जो है उस पर जंग लगने का मतलब होता है उस पर एक परत चढ़ गया। क्या चीज़ का परत चढ़ गया? मेटल का ऑक्साइड का। किसका? मेटल का ऑक्साइड का, या कोई भी दूसरे मेटल का, सॉल्ट का, है ना। सिर्फ ऑक्साइड का ही जंग नहीं होता। जैसे कॉपर में जंग, तांबा में हरा हो जाता है कॉपर कार्बोनेट के कारण, है ना। आपको जितने भी सिल्वर वाले होते हैं, सिल्वर में जंग का कलर कैसा हो जाता है? काला काला। जितने चांदी के बर्तन है वो काला होने लगता है। मम्मी का पायल देखना या किसी का रिंग्स देखना, है ना, तो वो ब्लैक होने लगता है, फिर उसको पॉलिश करके चमकाना पड़ता है। तो उसमें तो सब का अलग अलग प्रकार का कलर होता है कोरोजन का। आयरन में कोरोजन होता है तो लाल लाल कलर का, ब्राउन कलर का होता है। लोहा का जंग तो तुम लोग देखे ही हो, है ना।
तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। कोरोजन क्या है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें किसी भी मेटल पर एक परत चढ़ जाता है। वो परत क्या हो सकता है? मेटल का ऑक्साइड या मेटल का कोई सॉल्ट होगा। एग्जाम्पल हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में रस्ट लगना, जंग लगना। ठीक है, हम लोगों को पता है कि आयरन में रस्ट कैसे लगेगा। Fe जो है प्लस H2O से रिलीज रिएक्शन करके, है ना, कुछ बनाएगा, FeOH2 या कुछ इस तरीके से बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले FeOH बना रहा, मतलब Fe जो है Fe2 प्लस बनेगा। तो रिएक्शन एनोड पे क्या होगा? Fe जो है Fe2 प्लस बना, कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन दे करके। कैथोड ऑक्सीजन है ना, आयरन है, तो वो रिएक्शन किससे करेगा? ऑक्सीजन के साथ। तो जो ऑक्सीजन जो है O2, वो क्या करता है? हमारे इन्वायरमेंट में पानी है ना, पानी, वाटर को तोड़ोगे तो H प्लस और OH माइनस निकलता है, तो उसका H प्लस से रिएक्शन कर जाता है। O2 है, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला H प्लस वाले पार्ट से रिएक्शन कर जाता है और क्या बना देता है? H2O बना देता है। अब समझो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट क्यों? Fe2 प्लस बना, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब देखो, एक ऑक्सीजन कितना होता है? एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मतलब 2 और 6, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है उसके बाहर। अब ये 2 ऑक्सीजन है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 है, इधर 4 है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बताओ। बैलेंस करने के लिए शुरू वाला रिएक्शन को 2 से गुना करना पड़ेगा। किससे? 2 से। तो शुरू वाला रिएक्शन क्या बन जाएगा? 2Fe गिव्स 2Fe2 प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। दूसरा रिएक्शन क्या दे रखा है? O2 प्लस H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2O। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 2Fe प्लस O2 प्लस H प्लस गिव्स 2Fe2 प्लस प्लस H2O। बस यही तुम्हारा ओवरऑल रिएक्शन हो गया, है ना। इसलिए मैंने जगह छोड़ रखा, कुछ नहीं, बस ऐड कर दिया। नेक्स्ट है मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन। जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं? सिर्फ बच्चा वाला कंसेप्ट है ना। जैट पे भी एक बार पूछ चुका है, CBSE में भी पूछ चुका है कि व्हाट आर द प्रोसेसेस जिसके द्वारा अपन क्या, या व्हाट आर द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, या व्हाट आर द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जिसके द्वारा हम लोग किसी भी चीज़ में जंग लगने से रोक सकते हैं। बचपन से पढ़ रहे हो यार, पेंटिंग, ग्रीजिंग, है ना। 2 इम्पोर्टेंट चीज़, नया क्या है, ये भी बचपन में ही पढ़े हुए। किसी भी चीज़ का परत लगा दो, क्या लगा दो? परत। तो परत लगाने को ही कोटिंग बोलते हैं। अगर जिंक का परत लगा दो किसी मेटल पे तो वो उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और अगर किसी पे भी क्रोमियम या कोई मेटल ऑक्साइड का, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड का लगा दो किसी भी चीज़ पे परत, तो उसको हम लोग एनोडाइजेशन कर कहते हैं ना। तो थर्ड इम्पोर्टेंट है, कैसे कर सकते हैं हम लोग कोरोजन को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज़ करके। तो वो तरीका है आपका गैल्वेनाइजेशन या एनोडाइजेशन, है ना। एंटी रस्ट सॉल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय एंटी रस्ट सॉल्यूशन? कुछ इस प्रकार का घोल होता है, कुछ प्रकार का, उसमें अगर किसी भी चीज़ को, मेटल को डाल के रख दो तो उसमें कभी भी जंग नहीं लगेगा, है ना। नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोजन इकोनॉमी। हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या? देखो, हाइड्रोजन इकोनॉमी से ना वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। क्यों बहुत ज़्यादा चांस होता है CBSE में हाइड्रोजन इकोनॉमी में वैल्यू बेस्ड पे? क्योंकि आज के समय का, आज की घड़ी का ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और सबसे ज़्यादा यूज़ का है। ठीक है, कैसे यूज़ है देखो, समझते हैं। हम लोगों का जितना भी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स, है ना, ईंधन, जीवाश्म का ईंधन, है ना। अब समझो, चाहे अपन को गाड़ी चलाना है या डीजल, पेट्रोल डीजल, है ना, ये सारा आपका चल रहा है उसी से। बिजली भी प्रोडक्शन थर्मल पावर प्लांट में किससे हो रहा? कोयले से। ठीक है, तो वो भी फॉसिल फ्यूल है। तो फॉसिल फ्यूल होता है क्या? फॉसिल फ्यूल जो है वो ज़मीन के नीचे दबा हुआ होता है, उसको अपन को निकालना पड़ता है और उसको यूज़ करते हैं। तो मतलब फॉसिल फ्यूल्स कम मात्रा में होते हैं, हाँ जी। दूसरा, फॉसिल फ्यूल्स एग्जॉस्टिबल होते हैं, मतलब एक बार अगर यूज हो गया कोयला, अगर एक बार अच्छी तरीके से यूज हो गया तो उसको रीयूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, माने इनएग्जॉस्टिबल होते हैं। तीसरा, फॉसिल फ्यूल्स को जब भी जलाते हैं या जब भी हम लोग रिएक्शन करते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, हाँ, क्योंकि वो ऑक्साइड बनाएगा। हर एक फॉसिल फ्यूल में कार्बन होता है, ऑक्साइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग होगा, है ना, ये वो लमसम।
तो समझते हैं हाइड्रोजन इकोनॉमी है क्या। एट प्रेजेंट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है, जैसे कोल हो गया, तेल हो गया, गैस हो गया। अब जब इन फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है तो ये जनरली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक फॉसिल फ्यूल कार्बन का कंपाउंड होता है, विच इज़ द मेन रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण क्या होता है, आर्टिक और अंटार्कटिक के बर्फ़ जो है, पोलर आइस कैप्स जो है वो पिघलने लगते हैं, है ना। ऑल्सो जब भी इनको जलाते हैं, हाँ, तो हाई अमाउंट ऑफ क्या होता है, पोल्यूशन रिलीज होता है, हाई अमाउंट ऑफ पोल्यूशन। तीसरा चीज़, फॉसिल फ्यूल्स लिमिटेड इन नेचर है ना, निश्चित है, इतना ही है, ख़त्म होते जा रहा है। जाहिर से बात है, अब झारखंड का एग्जांपल ले लो, लगभग 60% ऑफ कोयला रिजर्व ख़त्म हो गया, 40% ही बचा हुआ, तो आप पूरा उसको खोद के निकाल ही लोगे तो कुछ सालों में क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और कोयले का आपको पता है कि बनने में बहुत सारा करोड़ों साल लग जाता है ना। तो क्या है कि ये लिमिटेड भी है। तो क्या इसका दूसरा ऑप्शन है, कैसे एनर्जी का दूसरा ऑप्शन क्या है? एनर्जी का दूसरा ऑप्शन है, सबसे अगर आपको साफ़ सुथरा भी फ्यूल चाहिए, ये सब वो सब भी चाहिए, तो हाइड्रोजन से याद आ रहा है ना, हाँ, तो हाइड्रोजन को ही फॉसिल फ्यूल की तरह यूज़ करिए। किसको? हाइड्रोजन की तरह, है ना। तो द बेस्ट अल्टरनेटिव इन सारे ईंधनों का क्या है कि हाइड्रोजन को यूज़ करिए एज अ फ्यूल। क्यों? पहला बात, देखो, कोई भी फॉसिल फ्यूल को अगर जब हम लोग जलाते हैं, जलाना का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिलीज करना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, क्योंकि हर एक फॉसिल फ्यूल में सी होता है, कार्बन प्लस O2, कार्बन ऑक्साइड। लेकिन जब हम लोग हाइड्रोजन को जलाएंगे, H2 प्लस, हाइड्रोजन को जलाना मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करना, तो वो H2O बनाएगा, पोल्यूशन बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि हाइड्रोजन का सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 किलोग्राम अपन ले तो 150 किलो जूल ऑफ एनर्जी बनता है हाइड्रोजन का, मतलब कम ईंधन में ही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा, है ना। तो क्या क्या मतलब हाइड्रोजन इकोनॉमी कैसे लिखोगे? पहले तो तुम दिक्कत बताओगे कि अभी जो है फॉसिल फ्यूल से ही हम लोग बनाते हैं एनर्जी। दूसरा दिक्कत कि जब भी अपन फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जिससे होता है ग्लोबल वार्मिंग। तीसरा, फॉसिल फ्यूल्स लिमिटेड में है नेचर में, मतलब निश्चित है, इतना ही है। तो इनका बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है? इनका अल्टरनेटिव है कि यूज़ करिए ईंधन में हाइड्रोजन को, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका जो कंबसन होता है उसमें वाटर प्रोड्यूस होता है, जो कि हार्मलेस होता है, अच्छा। और हाइड्रोजन का हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होता है, अच्छा। और इनएग्जॉस्टिबल है, अनंत है, ख़त्म होने वाला हाइड्रोजन है नहीं, वातावरण में अनंत है, ठीक है। तो देयरफॉर the concept of using non-polluting and inexhaustible hydrogen as a fuel is known as hydrogen economy। मतलब वैसा कंसेप्ट जिसमें हाइड्रोजन को ईंधन की तरह यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो एक नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल है और हाई इग्निशन फ्यूल है। उसी कंसेप्ट को, सोच को हम लोग हाइड्रोजन इकोनॉमी कहते हैं। हाइड्रोजन इकोनॉमी का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का यूज़ करना किसके लिए हाइड्रोजन का यूज करना ईंधन मतलब कोई भी फॉसिल फ्यूल को बर्न करने के लिए, है ना। ओनली प्रॉब्लम, एकमात्र प्रॉब्लम क्या आता है? हाँ सर, ठीक है, तो सब कोई अभी भी क्यों हम लोग कोयला और पेट्रोल और डीजल के पीछे ही पड़े हुए, उसी से एनर्जी निकाल रहे। मेन दिक्कत है हाइड्रोजन के साथ ना कि हाइड्रोजन जलता तो बड़ा अच्छा है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, है ना। ये मजनू भाई की तरह है ना, कंट्रोल मजनू कंट्रोल करके होता है ना। बस यही दिक्कत है कि हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन कंट्रोल नहीं हो पाता है। अपन को मात्र 10 जूल ऑफ एनर्जी चाहिए, ब्लास्ट हो, मतलब मात्र 10 चाहिए एनर्जी दे देता है 100 1000, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा दे देता है। अनकंट्रोलेबल रिएक्शन इसका होता है। हाइड्रोजन को स्टोर नहीं किया जा सकता है अच्छी तरीके से, कंट्रोल नहीं किया जा सकता है ना। आप पढ़े होगा न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रोजन मिल के हीलियम बनता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये सारे अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होते हैं और इनका स्टोरेज भी अपन लोग अभी तक नहीं कर पाए, इसलिए यही एकमात्र प्रॉब्लम है हाइड्रोजन इकोनॉमी का। तो हाइड्रोजन इकोनॉमी लिखने जब आएगा 3 नंबर में, तो क्या लिखोगे? सबसे पहले आप बताओगे कि फॉसिल फ्यूल से एनर्जी लेने का क्या क्या दिक्कत है। पॉल्यूशन बनता है और बहुत कम एनर्जी यूज़ होता है, एफिशिएंसी कम होता है। फिर आप बोलोगे कि उसके जगह हम लोग हाइड्रोजन यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों चीज़ को हटा देता है। एकमात्र प्रॉब्लम क्या था कि हाइड्रोजन को स्टोर किया जा नहीं सकता, है ना। नेक्स्ट है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आप लोगों के एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया हुआ अलग से, कुछ मत करो, 2 रिएक्शन दिया हुआ है एनसीईआरटी का, है ना। सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग
इनर्ट इलेक्ट्रोड, और दूसरा सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग क्लोरीन का इलेक्ट्रोड। ये दो रिएक्शन है, चुपचाप याद कर लो और कुछ नहीं। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब देखो ये होता है, एनसीईआरटी में भी तुमको दिया हुआ है ना। एनसीईआरटी में कहाँ दिया हुआ है? एक्सरसाइज का क्वेश्चन, 4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इनको जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब करंट के रूप में तोड़ेंगे। सिंपली मग अप द रिएक्शन, याद कर लो रिएक्शन को कि ये चीज़ को अगर तोड़ेंगे तो इस तरीके से होता है ना, और कुछ इसमें नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स ऑन फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ पे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, तो फैराडेज लॉ पे न्यूमेरिकल आने के लिए क्या आपको पता होना चाहिए? अरे कुछ नहीं पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। W इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी होता है, मतलब कितना परत चढ़ेगा उसका वेट इन ग्राम इज इक्वल टू जेड, जेड मतलब 96,500 गुना आई मतलब अमाउंट ऑफ करंट गुना टाइम, कितना टाइम के लिए पास हो रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी आसान था, 10वां का क्वेश्चन दे दिया था, बहुत बार बोर्ड्स में भी आया हुआ। क्या बोल रहा है कि अगर करंट 0.5 एम्पेयर, कितना एम्पेयर? 0.5 एम्पेयर, तो करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। आई का वैल्यू कितना दे रखा है? 0.5 एम्पेयर। इज फ्लोइंग थ्रू अ मेटालिक वायर फॉर 2 घंटा। कितने घंटे के लिए फ्लो हो रहा है? 2 घंटा के लिए। ऐसा यूनिट में लिख दो 2 इंटू 60 गुना 60 सेकेंड। अच्छा सर, बहुत अच्छे। 60 सखा 36 36 दूनी 7200 सेकेंड आ गया। ठीक है, आई पता है, टी पता है। हमको हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन निकालना है। देखो बाबू, आई पता है, टी पता है, तुमको डब्ल्यू निकालना है क्या? नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, कुछ नहीं। हम लोगों को पता है कि आई इज इक्वल टू क्यू बटा टी होता है, तो यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इंटू टी आ जाएगा, मतलब टोटल चार्ज निकाल देंगे। आई पता है हमको 0.5 को 1/2, टाइम भी पता है हमको 60 गुना 60 गुना 36 है ना, 60 गुना 60 3600 और गुना 2, यही दे रखा था ना, 2 आओ तो 7200, तो कर दिया तो कितना आ गया? Q आ गया 3600 कूलम। हम लोगों को पता है कि Q इज इक्वल टू होता है N इंटू ई, मतलब चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज कितना आ गया? 3600। हमको n ही निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, तो n निकाल दो डिवाइड करके। मतलब सर Q इज इक्वल टू n ही होता है? हाँ सर होता है। Q का वैल्यू 3600 आया था, हाँ आया था। n पता है, वही निकालना है। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 होता है। डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना। ये तो इसमें कोई कंसेप्ट तो दिख नहीं रहा फैराडे लॉ का, बस नॉर्मली मतलब छोटू सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस चैप्टर, मतलब एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन है। तो सर फैराडे का लॉ में वही क्वेश्चन आएगा? नहीं, एक्सरसाइज में आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस, वो भी देख लेते हैं ना। तो पहले 3.7 में क्या बोल रहा है? डिफाइन कंडक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिविटी जो है कप्पा किसको बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम, है ना, तो लैम्डा एम, ठीक है। डिस्कस देयर वेरिएशन विथ कंसंट्रेशन, मतलब मोलर कंडक्टिविटी को कंसंट्रेशन बढ़ाने या घटाने से क्या चेंज आता है, आपको यहाँ पर पूरा लिखना पड़ जाएगा। कोहलराश लॉ, देखो डायरेक्टली नहीं बोल रहा है कोहलराश लॉ लिख रहे, लेकिन इनडायरेक्टली बोल दिया। क्यों? क्योंकि कोहलराश लॉ में ही बताया गया है कि किसी भी चीज़ का कंडक्टिविटी जो है वो कैटायन प्लस एनायन का होता है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी किस तरीके से होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का किस तरीके से होता है विद कंसंट्रेशन। तो वेरिएशन ही पूछ रहा है विद कंसंट्रेशन, मतलब वो दोनों एग्जांपल आपको, दोनों ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। 3.9 क्या बोल रहा है? द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोलर सॉल्यूशन एट इतना इज इतना, व्हाट इज सेल कांस्टेंट? सेल कांस्टेंट क्या होगा? देखो गिवन में क्या है, ये मोलरिटी में है, मतलब कंसंट्रेशन पता है, कितना पता है? 0. अच्छे से लिख दो, 0.001 मोलर। रेजिस्टेंस दे रखा है कितना? 1500 ओम। सेल कांस्टेंट का वैल्यू पूछ रहा है, अगर इतना कंसंट्रेशन का कंडक्टिविटी मतलब कप्पा भी दे रखा है, कप्पा का वैल्यू कितना है? 1.46 इंटू 10 का पावर माइनस 3 सीमेंट सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसे करके कुछ है। देखो कैसे निकालेंगे, है ना। हमको सेल कांस्टेंट निकालना, जी स्टार। क्या निकालना? जी स्टार। कुछ मत करो,
आपको पता नहीं कि R इज इक्वल टू रो एल बटा ए होता है। हाँ सर, आप ये वाला जब भी जी स्टार बनाना हो तो यही वाला फॉर्मूला लिख दो। क्यों? क्योंकि एल बटा ए को हम लोग जी स्टार बोलते हैं। तो R इज इक्वल टू रो इंटू जी स्टार हो गया। हाँ सर, इस रो को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, R इंटू वन बटा रो इज इक्वल टू जी स्टार। हाँ सर, वन बटा रो को क्या बोलते हैं, कप्पा बोलते हैं। तो R इंटू कप्पा इज इक्वल टू जी स्टार। हाँ सर, तो बस ये फॉर्मूला ही याद कर लो ना भाई, ये डेरिवेशन थोड़ी ना यहाँ करना। R इंटू कप्पा इज इक्वल टू जी स्टार, R इंटू कप्पा इज इक्वल टू जी स्टार। मतलब हमको R चाहिए और कप्पा चाहिए। R है कितना, 1500। कप्पा कितना है बच्चा, कप्पा 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 का मतलब क्या होता है, कप्पा का मतलब होता है कंडक्टिविटी। क्या होता है, कंडक्टिविटी। कप्पा भी दे रखा है ना, कितना दे रखा है, 0.146 इंटू 10 का पावर -3 है ना, सेंटीमीटर सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पर इसका ऐसा यूनिट दिक्कत आ रहा है कि ऐसा यूनिट कंडक्टिविटी का क्या होता था, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का होता था। हाँ ठीक है, नहीं ऐसा क्यों, कंडक्टेंस का होता है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है ना। तो रेजिस्टेंस होता है ओम, तो इसका कंडक्टेंस का हो जाएगा ओम इनवर्स। और रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का होता है ओम मीटर, तो उसका उल्टा हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर इनवर्स। तो बस तुमको ये वैल्यू पता है 1500 और ये वैल्यू पता है, ये गुना कर दो, जी स्टार का वैल्यू आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3.11 कैलकुलेट, नहीं कंडक्ट, क्वेश्चन में क्या है, कंडक्टिविटी दे रखा है, कंडक्टिविटी मतलब कप्पा है ना, गिवन पहचानना सीखो। कप्पा दे रखा कितना, ये पूरा इतना 7.896 इंटू 10 का पावर -5। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। बाबू लैम्डा एम निकालना है ना, सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बता देते हैं। बाबू तुमको कप्पा दे रखा है, क्या दे रखा है, कप्पा। तुमको क्या निकालना है, लैम्डा एम निकालना है। क्या निकालना है, लैम्डा एम, है ना, मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी इफ फॉर एसिटिक एसिड इज इतना, व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो क्वेश्चन में दो दो चीज़ क्या क्या लिख दिया यार। कंडक्टिविटी ऑफ 0 पॉइंट इतना, तो ये कंसंट्रेशन है ना, C इज इतना, तो ये कप्पा है। कैलकुलेट इज मोलर कंडक्टिविटी, तो देखो हम लोग जानते हैं ना कि लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बटा C होता है, ठीक है। कप्पा का वैल्यू पता है, शुरू वाला यूज कर लो, 1000 है, कंसंट्रेशन का जगह ये यूज कर लो, तो लैम्डा एम आ गया। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या आ गया, है ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो के ए इज इक्वल टू हमको पता है कि C अल्फा स्क्वायर बटा 1 माइनस अल्फा होता था, ऐसे कुछ फॉर्मूला होता था ना। हाँ सर, के ए इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। ये सर आप बताए थे कहाँ पर, ये आप बताए थे एप्लीकेशन ऑफ कोलराश लॉ में, ठीक है। तो सबसे पहला, तो पहला स्टेप में तो तुमको यहाँ से आधा नंबर पहले ही मिल गया, मतलब 3 नंबर का है तो 1.5 नंबर। मोलर कंडक्टिविटी निकालना, कप्पा को 1000 से गुना करो और कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दो। अब हमको पता है अल्फा निकालने आता है, क्या आता है, अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू होता है लैम्डा एम बटा लैम्डा नॉट एम, लैम्डा एम बटा लैम्डा नॉट एम। लैम्डा एम दे रखा है कितना, 390.5, और लैम्डा नॉट एम मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो हम लोग निकाले कप्पा इंटू 1000 बटा C, तो वो जो वैल्यू आया वो पुट कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो तो तुमको अल्फ़ा आ जाएगा। अल्फ़ा आ गया तो तुमको क्या निकालना है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट के इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा। कंसनट्रेशन पता है 0.00241, अल्फ़ा निकाल चुके हो, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.13। देखो 3.13, 3.14, 3.15 ये सारे हैं तुम्हारे किस पर, फैराडे के लॉ पर। अब तुम समझो कि फैराडे का लॉ का न्यूमेरिकल किस तरीके से बनाते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूला पे पुट हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं कि जो डायरेक्टली इक्वेशन लिखने से ही आंसर आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन देख मत आ जाओ 3.13 में, क्या बोल रहा है 3.13 में, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी है ना, इन टर्म्स ऑफ Faraday is required to produce 20 gram of calcium from calcium chloride
और 40 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम एल्युमिनियम ऑक्साइड। अर्थात समझो कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ताकि कैल्शियम क्लोराइड से 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम को अलग किया जा सके या उसका परत चढ़ाया जा सके, 40 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम का परत चढ़ाया जा सके एल्युमिनियम ऑक्साइड पर। इस तरीके से समझो। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन देते तो तुमको हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे पूछ रहा है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे का मतलब होता है फैराडे कांस्टेंट। आपको पता है 1 फैराड इज इक्वल टू कितना होता है, 1 फैराड इज इक्वल टू होता है 96,500 कूलम। तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी वेट तो पूछ नहीं रहा, जब भी वेट पूछेगा तभी फर्स्ट लॉ लगाना W इज इक्वल टू ZIT, वरना मत लगाना, नॉर्मली बन जाएगा। हमको इसका रिएक्शन लिखना पड़ेगा, CaCl2 से Ca कैसे मिल सकता है ना। तो देखो Ca का मतलब क्या होता है, कैल्शियम, और CaCl2 में कैल्शियम का चार्ज कितना है, 2+ है। क्या है, 2+। तो हमको पता है कि हमको इससे जो है क्या बनाना है, कैल्शियम बनाना है। तो कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम का कितना चार्ज था, 2+ चार्ज था। तो ये अब कैल्शियम कैसे बनेगा, ये +2 है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो कैल्शियम बन जाएगा। हाँ सर कैल्शियम तो बन जाएगा। तो ये हो गया बैलेंस रिएक्शन। इस बैलेंस रिएक्शन से तुमको क्या पता चल रहा है, इस बैलेंस रिएक्शन से तुमको यही पता चल रहा है कि यहाँ पर अगर 1 इलेक्ट्रॉन रहा बैलेंस करने के बाद तो आंसर होता है 1 फैराड इलेक्ट्रिसिटी। अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रहा तो आंसर होता है 2 फैराड इलेक्ट्रिसिटी। अगर यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन रहा तो आंसर होगा 3 फैराड, और 1 फैराड में कितना होता है, 96500 कूलम होता है, ये याद रखना। सर 1 फैराड का डेफिनेशन ही बता दो ना। 1 फैराड का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, है ना। अब ध्यान दो हमको कितना मोल करना है, हमको 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम में अगर तुम मोल निकालो तो क्या होता है, गिवन मास बटा मोलर मास कैल्शियम का 40 होता है, मतलब हाफ। तो हमको आधा मोल का चाहिए, ठीक है, कितना मोल का, आधा मोल का। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 मोल के लिए कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऐसे समझो ना, 1 मोल के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल चाहिए। तो 1 का 2, तो आधे का आंसर कितना हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग, ऐसे लिखेंगे वो रिएक्शन लिखने के बाद कि अकॉर्डिंग टू द बैलेंस रिएक्शन 1 मोल ऑफ कैल्शियम इज ऐसे 1 मोल ऑफ कैल्शियम नीड्स, कितना ज़रूरत पड़ता है, कितना रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन का यूज़ हो रहा था। तो हाफ मोल में कितना यूज होगा, हाफ मोल में, तो 1 में 2 है तो हाफ में हाफ इंटू 2, और मोल है ना तो मोल, 2 कट गया। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को 1 फैराड बोलते हैं। 1 फैराड में कितना कूलम होता है, 96,500 कूलम होता है। इसका आंसर कितना हो गया, 1 फैराड हो गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखो तब समझ में आएगा। सबसे पहला जब भी इलेक्ट्रिसिटी निकालना हो इन टर्म्स ऑफ फैराडे, बैलेंस रिएक्शन लिखो, उसके बाद ही कुछ होगा। हमको क्या बनाना, अब एल्युमिनियम लेना है, किससे, Al2O3 से। तो सबसे पहले देखो कि Al2O3 में एल्युमिनियम का चार्ज कितना है। एल्युमिनियम का चार्ज ओरिजिनल होता है कितना, 3 होता है, कितना होता है, 3। तो Al2O3 में एल्युमिनियम 3+ है, उससे हमको क्या बनाना है, एल्युमिनियम बनाना है। कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इस बैलेंस रिएक्शन से क्या पता चल रहा है, इस बैलेंस रिएक्शन से ये पता चल रहा है कि अगर हमको 1 मोल एल्युमिनियम बनाना है, एल्युमिनियम मतलब 27, 1 मोल मतलब 27 ग्राम, 27 ग्राम एल्युमिनियम का अगर चढ़ावा करना है, डिपॉजिट करवाना है, तो हमको कितना, 3 फैराड देना पड़ेगा। कितना फैराड, अरे अभी बताए ना रे, ये 1 मोल है तो ये भी तो 1 मोल हो जाएगा ना, मतलब 1 मोल इंटू 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसका ये रिएक्शन क्या बोल रहा है कि 1 एटम एल्युमिनियम का बनाने के लिए हमको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 मोल एल्युमिनियम बनाने के लिए कितना चाहिए होगा, 3 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 मोल, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे कि एल्युमिनियम 3+ से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके बन रहा है एल्युमिनियम। फिर लिखेंगे हाउ देयरफॉर टोटल, अब मोल निकालते हैं, या ऐसे लिख दो, हम लोग ऐसे लिख देंगे कि 1 एटम ऑफ
एल्युमिनियम बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हमको कितना चाहिए बनाना? 40 ग्राम। 40 ग्राम में मोल कितना आएगा? मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास बटा मोलर मास, मतलब 40/27। तो 40/27, 40/27 ग्राम, मतलब मोल आ जाएगा 40/27 मोल। अबे 40 ग्राम कम में कितना मोल होगा? 40/27 मोल होगा ना। तो 40/27 में कितना लगेगा? 3 इंटू 40/27, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो 40/9, 40/9 मतलब 4.44 फैरेड लगभग इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से समझो, नहीं समझा तो एल्युमिनियम 3+ से हमको बनाना था एल्युमिनियम, 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के एल्युमिनियम बना। ठीक है, अब यहाँ से क्या तुमको समझ में आ रहा है? यहाँ से तुमको यही समझ में आ रहा है मोल निकालना। कैसे? 40 ग्राम दे रखा, 40 ग्राम में मोल कितना होगा? गिवन मास 40 बटा मोलर मास 27। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि एक के लिए 3 इलेक्ट्रॉन था, तो इतना मोल के लिए, उससे यूनिटरी मेथड है ना, एक का दाम 2 रुपया, तो उतने का दाम उतना से गुना कर दो। तो हम लोग लिखेंगे 4 इतना इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू इतना बटा 3। आंसर आपका आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3.14। 3.14 में क्या बोल रहा है? 3.14 भी उसी तरीके से क्वेश्चन है, बोल रहा हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम्ब। अब कूलम्ब में पूछ रहा है आंसर। ठीक है, तो देखो कुछ मत करो, तुम आंसर तो फैरेड में ही निकालो, जैसे पहला और 3.13 वैसे 3.14 फैरेड में ही निकालो। लास्ट में 1 फैरेड का वैल्यू पुट कर देना 96500 कूलम्ब, और कुछ नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहा है? हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम्ब फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टू ऑक्सीजन, है ना। तो वाटर से हमको क्या बनाना है? ऑक्सीजन बनाना है। यहाँ वाटर H2O सॉरी बनाना क्या? 1 मोल ऑफ H2O बनाना है हमको। किससे? O2 से। इसका मतलब क्या? हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम्ब फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ। अब देखो वाटर से हमको बनाना है ऑक्सीजन। वाटर से क्या बनाना है? ऑक्सीजन। तो वाटर से ऑक्सीजन बनाना मतलब हाइड्रोजन हट रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ही तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। हाँ ठीक है, तो इसको करने में क्या लग रहा है ऐसे समझो जब वाटर में ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना था? ऑक्सीजन का चार्ज था 2-। ठीक है, अभी आज़ाद होने के बाद कितना हो गया? 0। कोई भी नेचुरल चीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0। तो O2 जो है वो क्या ऐसा किया है कि वो बन गया है ऑक्सीजन। क्या बन गया है? तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया होगा। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, क्योंकि हम इसका चार्ज -2 है, यहाँ पर चार्ज 0 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज कर दिया होगा जो एक्सेस है तो वो हो गया होगा। तो इससे क्या पता चला? इससे तुमको ये पता चला कि 1 है तो 1, है ना। हाँ 1 मोल निकालने के लिए एक एटम के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का यूज हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल के लिए कितना यूज होगा? 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 मोल, मतलब 2 फैरेड। और चार्ज में करना है तो 2 फैरेड की जगह फैरेड का वैल्यू पुट कर दो। नहीं समझ में आया तो देखो बताता हूँ कैसे। रिएक्शन सबसे पहले लिखना होता है। हमको क्या बनाना है? हमको इससे इसको बनाना है। कैसे पता चला? सर हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इन कूलम्ब फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ये से ये मतलब वाटर से ऑक्सीडाइज करके हमको ऑक्सीजन बनाना है। तो रिएक्शन लिखो, वाटर में ऑक्सीजन का चार्ज 2-। क्या ऐसे लिखो O2-, है ना, O2-। ये क्या बन रहा है? O2 बन रहा है। कैसे बन रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ करके। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर एक O2 बनाना है उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बोल रहा है तुमको ऐसा 1 मोल का करना है, तो लिखेंगे फॉर 1 मोल ऑफ O2 कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा? एक के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 मोल। अबे 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 6 इंटू 10 का पावर 23, तो उतना मत लिखो, डायरेक्टली 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 मोल लिख दो, है ना। अब हम लोग जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ही वैल्यू को 1 फैरेड बोलते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन को, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? 2 फैरेड बोलेंगे। देयरफॉर टोटल चार्ज कितना हो गया? 2 फैरेड हो गया। तुमको आंसर किस में पूछा है? कूलम में, तो फैरेड की जगह बस पुट कर दो 96500 कूलम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
1 मोल ऑफ FeO को बनाना है Fe2O3। FeO को क्या बनाना है? Fe2O3, मतलब ये बनाना है, ये प्रोडक्ट में चाहिए, है ना। और ये मेरा क्या है? रिएक्टेंट में, ठीक है। क्या बोल रहा है? 1 मोल ऑफ आयरन ऑक्साइड बनाना है, किससे? इससे, तो ये प्रोडक्ट हो गया, है ना। और ये तुम्हारा रिएक्टेंट हो गया। 1 मोल ऑफ आयरन ऑक्साइड बनाना है, किससे? Fe2O3 से बनाना है। तो हमको क्या बनाना है? हमको बनाना है FeO में Fe का चार्ज कितना है? Fe का चार्ज है +2। इसमें कितना चार्ज है? इसका +3 चार्ज है। कैसे? देखो, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -2 × 3 -6, है ना। मान लेते हैं कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर x है, और कितने आयरन है? 2। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो 2x = 6, x = 3। क्लास 11th में सिखाया जाता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। मतलब हमको Fe+3 से क्या बनाना है? Fe+2 बनाना है। 1 मोल ऑफ FeO टू Fe2O3, है ना। 1 मोल ऑफ आयरन ऑक्साइड से हमको, मतलब 1 मोल ऑफ Fe+2 से हमको 1 मोल ऑफ Fe3 बनाना है, ठीक है। तो Fe2 Fe3 कैसे बनेगा? किसी के पास 2 चार्ज है प्लस में, वो 3 प्लस कैसे बनेगा? 1 इलेक्ट्रॉन और दे करके, लूज करके, तो एक ही के लिए हो गया। अब यहाँ तुमको दिख रहा है आगे क्या? 1 है। 1 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका 1 मोल करने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये लिखने के बाद क्या लिखेंगे? 1 Fe2+ को Fe3+ में चेंज करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड। तो पूरा इसका 1 मोल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 मोल, और 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 मोल मतलब 1 फैराड, और 1 फैराड में कितना? 96500 कूलम होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.5। ये क्वेश्चन तुम्हारा है फैराडे लॉ का असलियत क्वेश्चन। बाकी सब तो लल्लू पल्लू क्वेश्चन था, जिसमें कैसे करते थे? रिएक्शन को पहले बैलेंस करेंगे और देखेंगे कि अगर एक का इतना हो रहा है तो इतने ग्राम का निकालना, मैंने मोल में चेंज कर लो, इतने मोल का कितना होगा उसी से गुना कर दो। अब मोल वाला तो काफ़ी इजी है। ऐसे ही सोचो ना कि अगर एक Fe+2 को Fe3+ बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो पूरा 1 मोल के लिए कितना चाहिए? मतलब 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स के लिए कितना चाहिए? उतना से गुना कर दो। और हम लोग जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग, मैंने 1 मोल गुना 1 इलेक्ट्रॉन को ही अपन 1 फैराड बोलते हैं। 3.15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये? आपका फर्स्ट लॉ का न्यूमेरिकल है। अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इज इलेक्ट्रोलाइज बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रॉन बिटवीन अ करंट कितना दे रखा है? 5 एम्पेयर। तो I दे रखा है 5 एम्पेयर, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा है? 20 मिनट। तो 20 मिनट को सेकंड में चेंज कर लो, इतना सेकंड। वाट मास ऑफ निकल इज डिपॉजिटेड, कितना निकल का परत चढ़ेगा? मास मतलब W, वेट। W = ZIT होता था। Z का वैल्यू 96,500 होता था। I का वैल्यू 5 दे रखा है। टाइम का वैल्यू दे रखा है 20 × 60। बस गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा ग्राम में, है ना। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। हम लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, ठीक है। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जैक बोर्ड के लिए, तो पार्ट 1 भेज दिया गया, पार्ट 2 भेज दिया जाएगा, और CBSE के लिए एक पार्ट में ही टोटल 17 से 18 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो आपको भेज दिया जाएगा, है ना। शायद आज आप लोगों को मिल जाएगा। दैट्स ऑल।